हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट के ऊपर। ठीक है, आर्यभट्ट जिसका नाम हम सभी जानते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन रहे हैं, गणितज्ञ और वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने दशमलव पद्धति के प्रारंभिक प्रयोक्ता भी ये रहे हैं। इन्होंने गणित और विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की थी और हमें दशमलव पद्धति का, आकाशीय पिंडों की गति के प्रवर्तन का आदि अनेक ऐसे सिद्धांत हमें समझाए थे, जिनकी वजह से हमारे विज्ञान और साथ साथ हमारे गणित को एक नई प्रकृति मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाठ परिचय बता दूं कि पाठ में किस बारे में बात की गई है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। कि भारतवर्ष जो है उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ की जो ज्ञान और विज्ञान जो है उसकी सुदीर्घ परंपरा, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है यहाँ ज्ञान और विज्ञान की, जो कि सर्वश्रेष्ठ निधि है यहाँ की। इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। मतलब हमारे देश में ऐसे अनेक मनीषियाँ, ऐसे अनेक विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने इस परंपरा को पोषित किया है। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा दी। इन्हें व इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। मतलब कि ये प्रथम आचार्य थे, ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित को विज्ञान बनाने वाले सिद्धांत हमें समझाए थे और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन भी हमें समझाया था। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन इस पाठ में है। मतलब ये जो पाठ हम पढ़ेंगे इसमें हम आचार्य आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, दिए गए जो भी महान आविष्कार थे उनके बारे में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आर्यभट्ट हमारे एक प्रथम उपग्रह का नाम भी है जिसको हम सभी जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने शब्दार्थों के ऊपर। शब्दार्थों को पढ़ लेने से क्या होता है कि चैप्टर समझने में हमें थोड़ी आसानी रहती है। लोके का अर्थ होता है संसार में। अवबोध्यम का अर्थ होता है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचलह का अर्थ होता है स्थिर, गतिहीन। चला का अर्थ होता है अस्थिर, गतिशील। चला और अचल, अचल का मतलब जो चीज़ कहीं नहीं चलती, एकदम एक जगह ही रहती है, और चला का मतलब जो चीज़ चलती रहती है। स्वकीय का मतलब होता है अपने। अक्षय का मतलब होता है धुरी पर। घूर्णति का अर्थ होता है घूमती है। सुस्थापित का अर्थ होता है भली भांति स्थापित। प्राथम्यन का अर्थ होता है सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद्या का अर्थ होता है ज्योतिषी। रूढ़ि का अर्थ होता है प्रचलित प्रथा या रिवाज। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है खंडन किया। ख्रिस्ताब्दे का अर्थ होता है ईस्वी में। षट सप्तति का अर्थ होता है 76। वयसी का अर्थ होता है आयु, अवस्था या उम्र। निक्षा का अर्थ होता है निकट। वैधशाला, ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलनम का अर्थ होता है गणना। आदताती का अर्थ होता है रखता है। भ्रमंत्या का अर्थ होता है घूमने वाले की या घूमती हुई। छाया पातेन का अर्थ होता है छाया पड़ने से। अवरुद्धते का अर्थ होता है रुक जाते हैं। अपरर्थ का अर्थ होता है दूसरी ओर। अवस्थित का अर्थ होता है स्थित। विश्वसिति अस्मय का अर्थ होता है विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य का अर्थ होता है रोकने का। पंडितम्य नाम का अर्थ होता है स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले या स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानने वाले। कालाती गामिनी का अर्थ होता है समय को लांघने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे और साथ साथ आपकी जो भी वीडियोज़, जो नए वीडियोज़ होंगे वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तः गच्छति। कि पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, उदेति का अर्थ होता है उदय होता है, और पश्चिम दिशाया च अस्तम, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में दिखाई देता है, या संसार जो है वो ऐसा ही देखता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु न अनेन, अनेन का मतलब इससे, कि परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए, अवबोध्य का मतलब समझना चाहिए, कि यत सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य जो है वो गतिशील है, ये नहीं समझना चाहिए। सूर्योजलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य स्थित है, सूर्य अचल का मतलब सूर्य स्थित है, परंतु पृथ्वी चला, पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है वो अस्थिर है, गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को
इस समय पर भली भांति स्थापित हो चुका है। मतलब यह सिद्धांत इस समय पर भली भांति स्थापित हो चुका है कि सूर्य जो है वो गतिशील नहीं है, वो अचल है। अचल मतलब स्थिर है, लेकिन जो पृथ्वी है वो गतिशील है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। सिद्धांतों एवं प्राथम्येन येन परिवर्तित है स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विजय आर्यभट्ट है। यह सिद्धांत प्राथम्येन यानी सर्वप्रथम येन प्रवर्तित, जिसने स्थापित किया कि यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। मतलब वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन था? आर्यभट्ट, जिसने इस सिद्धांत को हमें समझाया कि जो पृथ्वी है वो गतिशील है, जबकि सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिरा कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, इति परंपराया इस परंपरा का या इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ि जो प्रथा जो कि चलती आ रही थी इतने समय से, उस रूढ़ि का तेन प्रत्यादिष्टा उन्होंने खंडन किया। मतलब कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया प्रचलिता इसी परंपरा का जो कि प्रचलित थी, इस प्रचलित परंपरा का जो कि प्रथा थी, पुरानी प्रथा थी, उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहर्तम उन्होंने उदाहरण दिया, यद गतिशील्या नौकायाम उपविष्ट मानवः नौका स्थिरामनुभवति, कि जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार गतिशील नौका में बैठकर मानव, जिस प्रकार से गतिशील नौका में उपविष्ट यानी बैठकर मानव जो है वो ये समझता है कि नौका स्थिरामनुभवति, कि नौका को स्थिर समझता है, नाव को स्थिर अनुभव करता है कि नाव जो है उसमें वो मानव बैठा हुआ है, तो वो ये समझता है कि नाव जो है वो स्थिर है। अन्यांच पदार्थान गतिशील अवगच्छति, जबकि अन्य जो पदार्थ हैं वो सभी की सभी गतिशील है। ऐसा हमें भी लगता है जब हम कहीं किसी बस या किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम तो अपनी जगह पर ही हैं, जबकि जो रास्ते में दिखाई देने वाले पेड़ पौधे, सड़क या और भी कोई जीव जंतु जो भी हमें दिखाई देते हैं, पहाड़ पर्वत नदी, तो ये सब चल रहे हैं, ऐसा हमें भी फील होता है। तो ठीक उसी तरह से ये सिद्धांत आर्यभट्ट ने हमें समझाया कि जिस प्रकार से किसी गतिशील नौका में बैठकर मानव ये समझता है कि नौका तो स्थिर है, उसको स्थिर अनुभव करता है, जबकि अन्य जो पदार्थ हैं वो गतिशील हैं। एवमेव गतिशील्यां पृथ्व्या अवस्थित है मानव पृथ्वी स्थिरामनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति। तो इस प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर, गतिशील या पृथ्व्याम का मतलब क्या होता है? गतिशील पृथ्वी पर स्थित, अवस्थित का मतलब होता है स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, पृथ्वी की स्थिरता का अनुभव करता है, जबकि सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है, कि वो ये समझता है कि पृथ्वी तो स्थिर है, जबकि जो सूर्य आदि जो अन्य ग्रह हैं वो सभी के सभी गतिशील हैं। 476 तमे खिस्ताब्दे कि 476 का मतलब होता है, इसने लिखा भी है 476 कि 476 ईस्वी में, खिस्ताब्दे का अर्थ होता है ईस्वी में, आर्यभट्ट जन्म लब्धवा नीति कि आर्यभट्ट ने जन्म लिया। आर्यभट्ट जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने 476 ईस्वी में जन्म लिया। तेनैव विरचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, और तब उनके द्वारा आर्यभट्ट नाम का जो ग्रंथ था उसका उल्लेख किया गया। ऐसा उनके द्वारा लिखे जो आर्यभट्ट नाम का जो ग्रंथ है आर्यभट्टम, उस आर्यभट्टियम ग्रंथ के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति में वैसी विरचितम, और इस ग्रंथ का उनके द्वारा विरचित किया गया मतलब लिखा गया। कब? 23 वर्ष की उम्र में। ये जो ग्रंथ है वो 23 वर्ष की उम्र में, त्रयोविंशति तमे का मतलब होता है 23 वर्ष की उम्र में इस ग्रंथ को उन्होंने विरचित किया, मतलब लिखा, इस ग्रंथ की रचना की गई। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते कि ऐतिहासिक स्रोतों से भी ये ज्ञात होता है या ये पता चलता है कि यद पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के निकट, निक्षा का मतलब होता है निकट, कि पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र कहाँ आता है? पटना में, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला भी है। वेदशाला किसको कहते हैं? जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला होती है, जहाँ पर प्रयोगशाला का मतलब होता है लेबोरेटरी, कि जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती है, उनको जानने की बड़ी प्रयोगशाला होती है। तो वैसी ही वेदशाला जो कि पाटलिपुत्र के निकट थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, और यह अनुमान लगाया जाता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, कि उनकी कर्मभूमि मतलब जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा आविष्कार वगैरह किए थे, तो उनकी कर्मभूमि जो है वो पाटलिपुत्र में ही थी, मतलब पटना में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष
संबंधे वर्तते यत् संख्यानाम आकलनम महत्व आदताति। आर्यभट्ट का योगदान जो कि गणित और ज्योतिषी से संबंध है, संबंध का मतलब जिन्होंने गणित और ज्योतिषी में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है, जिसमें यत्र का मतलब जिसमें संख्याओं के आकलन के बारे में यानी संख्याओं की गणना के बारे में महत्व रखती है, कि उनका गणित और विज्ञान के अंदर जो योगदान दिया गया है वो योगदान कैसा है कि इस योगदान की वजह से हमें संख्याओं की गणना के बारे में जानकारी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वासिति। इसमें आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माध्यम एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहेणे राहु केतु नाम को दानवय नास्ति कारणम। और गणित पद्धत्या कृतम आकलन माध्यत्य कि गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन से या उसको आधार मानकर, माध्यत्य का मतलब होता है आधार मानकर, एव तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण का मतलब जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं तो उस ग्रहण का राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं है, कि उन्होंने ये बताया कि राहु और केतु नाम के जो दानव हैं वो इसका कारण नहीं है, इन दो दानवों की वजह से ही ग्रहण नहीं होता है, बल्कि उन्होंने हमें समझाया कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है वो किस वजह से होता है। तो उनका कहना था कि गणित पद्धति के द्वारा आकलन को आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण जो होता है वो राहु और केतु नाम के दानवों की वजह से या उनके कारण से नहीं होता है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, बल्कि इसका कारण हमें उन्होंने बताया कि उसके तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन कारण हैं, कि ये तीन ही कारण कौन कौन से हैं, सूर्य चंद्र और पृथ्वी। सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पाथेन संयोगाद ग्रहण भवति, कि सूर्य परितः भ्रमंत्या कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, जब सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, उसके चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के द्वारा, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के द्वारा क्या होता है, संयोग होने पर ग्रहण होता है। क्या बताया उन्होंने कि सूर्य परितः भ्रमंत्या, कि सूर्य जो है वो स्थिर रहता है और जो पृथ्वी है वो भ्रमंत्या मतलब भ्रमण करती है, घूमती है, परितः यानी चारों तरफ। चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, तो चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाने पर या संयोग होने पर ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्ध तदा चंद्र ग्रहण भवति। उन्होंने बताया कि यदा पृथ्वी छाया पातेन, कि यदि पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है या चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते। और उसी प्रकार से, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार से, पृथ्वी सूर्यो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए, समागतस्य का मतलब आए हुए, चंद्रमा की छाया पड़ने से, छाया पाते हैं मतलब छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कि ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से या चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानाम विचारणाम स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज के नूतनानाम का मतलब नवीन विचारणों का मतलब विचारों को, समाज के नवीन समाज के नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जनों को मतलब सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। कि समाज में कोई भी नवीन विचार जब दिया जाता है तो उस नवीन विचार को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जन जो होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत। भारतीय ज्योतिष शास्त्र कि जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, मतलब उनके सिद्धांतों की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई। स पंडितम्यानाम उपहास पात्रम जाते, और स्वयं को पंडित मानने वाले, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानने वाले लोग उनको उपहास के पात्र मानते थे। कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पंडित मानने वालों का उपहास का पात्र भी उनको बनना पड़ा। पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि, पुनरपि का मतलब होता है फिर भी उनकी दृष्टि, कालाति गामिनी का मतलब होता है समय को लांघने वाली देखी गई। फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिके वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया।
तस्मिन मतलब उनमें, और तस्य सिद्धांते का मतलब उनके सिद्धांतों में, कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी कारण से अस्मादेव कारणात् का मतलब होता है इसी कारण से उनके प्रथम उपग्रह का नाम भी, कि जो हमारा प्रथम उपग्रह है, हमारे देश का, भारत देश का जो प्रथम उपग्रह है, उसका नाम भी आर्यभट्ट ही किया गया। वस्तुतः भारतीयायां गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में, भारतीय गणित परंपरा का, भारतीय या गणित परंपराया मतलब भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा का ऐसा एक ही शिखर पुरुष था। और वह कौन था, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो था आर्यभट्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों आर्यभट्ट पाठ के अंदर आपको जानकारी मिली कि आर्यभट्ट कौन थे और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़िए, जो भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।